नमस्कार, स्वागत है आपका। आइए हेडलाइंस पर नजर डालते हैं। बिहार चुनाव के दूसरे दौर की अधिसूचना जारी। एलजेपी और आरएलएसपी ने की उम्मीदवारों की घोषणा। मांझी ने मखदूमपुर से भरा पर्चा। राज्यसभा टीवी पर आज से खास चुनाव बुलेटिन। चिंतन शिविर में राहुल गांधी के आक्रामक तेवर। प्रधानमंत्री पर वादा खिलाफी का आरोप। कार्यकर्ताओं को बताए पार्टी को मजबूत बनाने के गुर। सीमा पर शांति के लिए पाकिस्तान से ब्रिगेडियर स्तर की बातचीत। संघर्ष विराम लागू करने पर जोर। गृहमंत्री ने की पड़ोसी देशों से बेहतर रिश्तों की वकालत। राजधानी में नहीं थम रहा डेंगू का कहर। हफ्ते भर में 2000 लोग डेंगू की चपेट में। अब तक 22 की मौत। हाईकोर्ट ने मांगा रोकथाम पर खर्च का हिसाब। और नेपाल में नए संविधान पर विरोध जारी। 14 जिलों में कर्फ्यू। 1 की मौत। सेना ने किया फ्लैग मार्च। शुरुआत पहली खबर से। एलजेपी और आरएलएसपी ने आज उम्मीदवारों की घोषणा की। एलजेपी ने दूसरी सूची में 9 और उम्मीदवारों का ऐलान किया, जबकि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएसपी ने पहली सूची में 23 में से 17 नामों की घोषणा की। इससे पहले रविवार को बीजेपी ने अपनी तीसरी सूची में 11 और उम्मीदवारों के नामों पर मुहर लगा दी। हमारी उम्मीदवारी होनी है एनडीए में। सोमवार को एनडीए के घटक दलों एलजेपी और आरएलएसपी ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान किया। एलजेपी ने दूसरी लिस्ट में 9 उम्मीदवारों की घोषणा की। इससे पहले पार्टी ने शुक्रवार को 12 उम्मीदवारों का ऐलान किया था। पार्टी अब तक 40 में से 21 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम घोषित कर चुकी है। हम लोग दूसरी सूची में 9 और प्रत्याशियों के नाम आज हम लोग सार्वजनिक कर रहे हैं और इसके बाद मुझे लगता है कि हम लोग अगली सूची में संभवतः बाकी की जितने भी 19 सीटें शायद बाकी रह जाती हैं उनके नाम, उनके प्रत्याशियों के नाम अगली सूची में जारी कर दिए जाएंगे। वहीं आरएलएसपी ने अपनी पहली सूची जारी की और 17 उम्मीदवारों के नाम तय किए। एनडीए गठबंधन के तहत पार्टी के हिस्से में 23 सीटें हैं, जिनमें से 6 उम्मीदवारों का ऐलान अभी बाकी है। आपको मालूम है कि 23 विधानसभा क्षेत्रों में हमारी उम्मीदवारी होनी है एनडीए में, जिसमें अभी 17 स्थानों के लिए नाम हमने तय किया है। इससे पहले रविवार को बीजेपी ने 11 उम्मीदवारों की तीसरी सूची जारी की। बीजेपी गठबंधन के तहत 160 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जिनमें कुल 153 प्रत्याशी तय हो चुके हैं। हिंदुस्तान अवाम मोर्चा के 4 मौजूदा विधायकों को बीजेपी के टिकट पर मैदान में उतारा गया है। बीजेपी का कहना है कि पार्टी ने सोशल इंजीनियरिंग का पूरा ख्याल रखा है। कल हम लोगों ने 99 सीट्स डिक्लेयर की थी। जो सीट्स बच गई थी उसमें से कल चर्चा हो चुकी थी, लेकिन वो अपने सहयोगी दलों के साथ बातचीत करके उस दृष्टि से उनको डिक्लेयर करना था। 11 सीटों का डिक्लेरेशन हम कर रहे हैं। 4 सीटें रह गई हैं जो आने वाले समय में हम करेंगे। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के हिंदुस्तान अवाम मोर्चा ने भी रविवार को दूसरी सूची जारी की, जिसमें 7 में से 4 सीटों पर महिला उम्मीदवारों को तरजीह दी गई है। पार्टी 13 उम्मीदवारों की सूची पहले ही जारी कर चुकी है। पार्टी 20 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। जनता साथ देगी हम लोगों को, ताकि हम लोगों की एनडीए की सरकार बनेगी। 23 माने में भाजपा के हमारे साथी और नेतृत्व ज्यादा हमसे ज्यादा सोचते हैं और उस लाइन पर जो हमारे लिए ईयर मार्क किए हैं उसको हम मानते हैं। हालांकि टिकट बंटवारों के बीच नाराजगी का सिलसिला भी जारी है। जहां टिकट काटने से नाराज उम्मीदवार दूसरी पार्टियों का रुख कर रहे हैं, वहीं नामों के ऐलान के मौके पर विरोध देखने को मिल रहा है। विपिन चौहान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बिहार विधानसभा चुनाव में आज का दिन काफी अहम रहा। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने मखदूमपुर से पर्चा दाखिल किया। मांझी इस बार 2 सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं। बिहार के चुनावी रण में मखदूमपुर सीट से अपना भाग्य आजमा रहे पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी नामांकन दाखिल करने पूरे दलबल के साथ पहुंचे। मांझी ने चुनाव में जीत का पूरा भरोसा जताया। 218 मखदूमपुर अनुसूचित जाति विधानसभा चुनाव क्षेत्र से अपना नामांकन किया है और सभी साथियों का बड़ा सहयोग मिला। जीतन राम मांझी ने मखदूमपुर के अलावा इमामगंज से भी चुनाव लड़ने का फैसला किया है।
वो 28 सितंबर को दूसरी सीट से नामांकन दाखिल कर सकते हैं। उन्होंने 2 सीट से चुनाव लड़ने पर सफाई भी दी। नेताओं का निर्देश है कि हम गया जिला का इमामगंज चुनाव क्षेत्र जो अनुसूचित जाति चुनाव क्षेत्र है वहाँ भी चुनाव हम लड़ेंगे और उस निर्देश के आलोक में हम वहाँ पर चुनाव लड़ेंगे। एनडीए के साथ गठबंधन करने के बाद मांझी की पार्टी के खाते में 20 सीटें आई हैं। मांझी ने सभी सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। मांझी ने सीट बंटवारे में जातिगत समीकरणों को ध्यान में रखते हुए सवर्णों और मुस्लिम उम्मीदवारों को भी टिकट दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बिहार में दूसरे दौर के चुनाव के लिए आज अधिसूचना जारी हो गई। 28 सितंबर तक नामांकन दाखिल किए जा सकेंगे। 29 सितंबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी। 1 अक्टूबर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। दूसरे दौर में 16 अक्टूबर को और इस दौर में जहानाबाद, औरंगाबाद, अरवल, रोहतास और भभुआ 6 जिलों की 32 सीटें हैं। इनमें 25 सीटें सामान्य हैं जबकि 7 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। और बिहार चुनाव से जुड़ी तमाम खबरें दिखाने के लिए राज्यसभा टेलीविजन ने खास तैयारियां की हैं। चुनाव से जुड़ी हर खबर आप हमारे विशेष चुनाव बुलेटिन में देख सकते हैं। ये जो बुलेटिन्स हैं इनका प्रसारण सुबह 7 और 11 बजे, शाम को 7:30 और रात को 10:30 बजे होगा। तो बिहार चुनाव से जुड़ी हर खबर जानने के लिए आप लगातार देखते रहिए राज्यसभा टेलीविजन। जी और इस वक्त हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रजनी शर्मा मौजूद हैं पटना से और उन पर सीधे उनकी तरफ चलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। रजनी जी, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी पर। सबसे पहले मुझे बताइए कि आज जो दोनों महत्वपूर्ण पार्टियों ने जो अपने कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी की है उसमें आप क्या पढ़ पा रही हैं, किस सोच के साथ कैंडिडेट्स का सिलेक्शन किया गया है? जी, सबसे पहले आज अगर हम बात करें, आज का जो दिन था इस चुनावी समर में सबसे महत्वपूर्ण था। इस मायने में महत्वपूर्ण था कि जो तमाम राजनीतिक पार्टियां इस चुनाव में उतरी हैं उनमें एक जो वरिष्ठ नेता हैं हर पार्टी के, चाहे तो वो जदयू की माने तो नीतीश कुमार हैं, राजद की माने तो राबड़ी देवी हैं, लालू प्रसाद राबड़ी देवी हैं, भाजपा की माने तो सुशील मोदी हैं। ये तमाम जो दिग्गज हैं वो एमएलसी हैं, वो इस चुनाव में नहीं लड़ सकते हैं। तो हम पार्टी के जो जीतन राम मांझी हैं, पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी, खासतौर पर उन्होंने आज नॉमिनेशन किया। तो एक तरह से कह सकते हैं कि इस पूरी चुनावी समर में जो सबसे इम्पोर्टेंट आज का नामांकन रहा वो जीतन राम मांझी का रहा। और लिस्ट जो आज 2 पार्टियों ने अपनी जारी की है उसमें जो लिस्ट जारी हुआ उसके बाद कई जगह असंतोष देखने को मिले, उठापटक की स्थिति बनी हुई है। कई ऐसी पार्टी में कई कार्यकर्ता ऐसे हैं जो इस्तीफा देने की बात कर रहे हैं, कई पार्टियों में हंगामा चल रहा है। तो लगभग कह सकते हैं कि पूरी तरह से उथल पुथल का माहौल बना हुआ है। लेकिन रजनी जी, सवाल जो मैं आपसे पूछ रही थी, बेहद अहम सवाल है ये कि जिस तरह से कैंडिडेट्स का सिलेक्शन किया गया है, जो उनकी जाति देखी है, जो पहचान देखी है, दोनों पार्टियां क्या साबित करने की, क्या दिखाने की कोशिश कर रही हैं? क्या उनकी सोच है कि किस तरह से हम किन जातियों से सिलेक्शन करें, चुने हम खासकर कैंडिडेट्स को? क्योंकि कहा यह जा रहा है कि एनडीए और जनता परिवार के बीच जितनी कांटे की टक्कर है, साफ तौर पर इस पर निर्भर करेगा कि किस तरह से कितना सावधानी पूर्वक जो है वो कैंडिडेट्स चुने जाते हैं कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। इस बार खास तौर पे अगर कैंडिडेट सिलेक्शन की बात हम करें तो राजपूत जाति पर खास फोकस किया है। या तो वो फॉरवर्ड कास्ट में राजपूत पे ज़्यादा फोकस किया गया, उसके बाद ब्राह्मण जाति को रखा गया। और जी बहुत सारे ऐसे विधायक हैं जिनको इस बार टिकट नहीं मिली और वो बागी तेवर अपना रहे हैं। तो कई लोग मूड बना रहे हैं अपना। एलजेपी में आज की बात करें तो जब आज 93 सीटों की घोषणा हुई उसके बाद पार्टी कार्यालय में ही काफ़ी तोड़फोड़ हुई, काफ़ी हंगामा हुआ। तो पूरी तरह से अव्यवस्था की स्थिति हम कह सकते हैं। और सीटों के बंटवारे की अगर हम बात करें तो अनुसूचित जाति जनजाति पे खास करके दोनों बड़े दलों ने फोकस किया है। जी हाँ, और अब फिलहाल जो है राष्ट्रीय जो परिप्रेक्ष्य है, जो राष्ट्रीय तस्वीर है, कहीं ना कहीं उसमें ये भी नज़र आ रहा है कि फिलहाल आरक्षण को लेके जो बहस तेज़ है। हम जानते हैं कि बिहार में ये सवाल और भी ज़्यादा रेलेवेंट हो जाता है। किस तरह की प्रतिक्रियाएं वहाँ मिल रही हैं राजनीतिक दलों से कि चुनाव से ठीक पहले यहाँ जो है आरक्षण को लेकर एक बहस शुरू हो गई है?
आरक्षण को लेकर आज एक करंट मुद्दा आया है। लालू प्रसाद यादव ने कहा है, भाजपा पे सीधे सीधे प्रहार किया है कि अगर उनमें कंट्रोलिंग पावर है, अगर वो आरक्षण को रोक सकते हैं तो रोक ले। तो कह सकते हैं कि आरक्षण को जहां भाजपा ने अपनी तरफ से बजाने का मुद्दा बनाया था कि आरक्षण को लेकर वो आगे बढ़े थे, तो अब पूरी तरह से फोकस्ड हो गया है और अभी आमने सामने की लड़ाई हो गई है, क्योंकि लालू प्रसाद यादव ने आज खुले तौर पे भाजपा को और आरएसएस को चैलेंज किया है कि अगर उनकी कैपेसिटी है, उनकी ताकत है, तो वो आरक्षण को रोक लें और हर तरह से वो आरक्षण रोकने के मुद्दे पर आरजेडी तैयार है। बिल्कुल, यानी कि सीधे तौर पर काफ़ी विभाजनकारी एक तरह से ये मुद्दा साबित हो सकता है और उसकी एक चुनाव में भी काफ़ी महत्वपूर्ण मुद्दा है कि आरक्षण को लेकर जो बहस तेज़ है और बिहार में ये और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया रजनी जी आपका राज्यसभा टीवी से बातचीत करने के लिए। तो फिलहाल ये थी हमारी पहली खबर। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। आरक्षण नीति पर फिर उठा सवाल। आरएसएस प्रमुख भागवत ने दी समीक्षा की राय। राजनीतिक गलियारों में छिड़ा विवाद। देखिए देश देशांतर आरक्षण की समीक्षा रात 8:30 बजे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आरक्षण नीति पर फिर से विचार के संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर कांग्रेस, आरजेडी और जेडीयू ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। इन दलों का मानना है कि दलित और पिछड़े इसका करारा जवाब देंगे। बीएसपी और एनसीपी का कहना है कि गैर बराबरी खत्म होने तक आरक्षण बना रहना चाहिए। संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर सबसे तीखी प्रतिक्रिया लालू प्रसाद यादव की रही। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आरक्षण खत्म करने की चुनौती दे डाली। ओबीसी को और शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को आबादी के हिसाब से, जनसंख्या के हिसाब से रिजर्वेशन का लड़ाई युद्ध हम लोग लड़ने वाले, हमें लड़ेंगे, हम छोड़ने वाले नहीं है। जेडीयू का आरोप है कि संघ प्रमुख का बयान आरक्षण के खिलाफ साजिश है। कांग्रेस ने भी एनडीए से रुख साफ करने की मांग की। हम ये जानने चाहते हैं एनडीए से कि इनका व्यू क्या है। हमारा व्यू इस इश्यू पर, हमारा जो पोजीशंस जो लिया है वही पोजीशन है जो हमारा 15 साल पहले। संविधान में समीक्षा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये संवैधानिक आधार है जो आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े हुए लोग हैं। समीक्षा करने का मतलब है कि आरक्षण का खात्मा। बीएसपी ने संघ प्रमुख के बयान की आलोचना की और आरक्षण की मौजूदा नीति का समर्थन किया। हम आरक्षण की व्यवस्था उस समय तक रखें जब तक हमारे देश में व्याप्त गैर बराबरी है, सामाजिक स्तर पर और आर्थिक स्तर पर, और वह गैर बराबरी हम देख रहे हैं चली आ रही है। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने पांचजन्य को दिए साक्षात्कार में कहा था कि राजनीति के लिए आरक्षण नीति का उपयोग होता रहा है। उन्होंने एक समिति बनाने का सुझाव दिया जो ये तय करे कि कितने लोगों को कितने दिन तक आरक्षण की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। जातिगत आरक्षण के मामले में आरएसएस प्रमुख के बयान के बाद हुई तीखी प्रतिक्रिया की वजह से सरकार को आखिरकार सफाई देने के लिए उतरना पड़ा। केंद्रीय संचार मंत्री और बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने साफ किया कि सरकार आरक्षण को खत्म करने या उस पर पुनर्विचार करने के पक्ष में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी आरक्षण के संबंध में किसी पुनर्विचार की पक्षधर नहीं है, लेकिन हम ये भी मानते हैं कि आरक्षण के बाद जो गरीब या पिछड़े इस लाभ से वंचित हैं, उनको लाभ कैसा मिले, इसके बारे में चर्चा हो सकती है और होनी चाहिए। लेकिन आरक्षण नीति पर किसी भी प्रकार के पुनर्विचार का हम समर्थन नहीं करते, न ही बीजेपी की ऐसी धारणा है। और उधर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जनता से किए वादे पूरे नहीं करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस के चिंतन शिविर में मथुरा पहुंचे राहुल ने आरएसएस की विचारधारा पर भी हमला किया। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के गुर भी दिए। उत्तर प्रदेश के मथुरा में कांग्रेस
में राहुल गांधी बेबाक नजर आए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता से किए अपने वादों को पूरा नहीं कर रहे हैं। युवाओं को कहा अच्छे दिन आएंगे, रोजगार मिल जाएगा। एक युवा को रोजगार नहीं मिला। आर्मी वालों को कहा OROP हो जाएगा। 3 बार कहा हो गया हो गया हो गया, और अभी भी आर्मी वाले कह रहे हैं भैया कहां हुआ, बताइए, दिखाइए, हमें ऑर्डर दिखाइए। उत्तर प्रदेश पर केंद्रित रहे इस चिंतन शिविर के जरिए राहुल गांधी ने पार्टी कार्यकर्ताओं में ऊर्जा भरने की कोशिश की। कांग्रेस पार्टी की चमक ऊपर से नहीं आती, कांग्रेस पार्टी की चमक अंदर से बाहर की ओर निकलती है, और ये चमक, ये काम आप सब कर सकते हो, आपके अंदर है। सिर्फ खत्री जी, मिस्त्री जी, आप लोग डिस्कशन शुरू कराइए, बातचीत शुरू कराइए, एक दूसरे की बात कराइए, और इस टीम की उत्तर प्रदेश की जनता के साथ भी बात कराइए, मीटिंग्स कराइए, और देखिए यहाँ पे कौन सी पार्टी पावर में आती है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने रणनीति के तहत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर भी हमले किए। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार पर आरएसएस की नीतियां थोपी जा रही हैं। चिंतन शिविर से पहले राहुल गांधी मथुरा के प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर भी गए। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनावों की तारीखों का आज ऐलान कर दिया गया। राज्य निर्वाचन आयोग के मुताबिक पंचायत चुनाव 4 चरणों में होंगे। पहले चरण के तहत 9 अक्टूबर, दूसरे चरण में 13 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। पंचायत चुनाव के तीसरे चरण में 17 और चौथे चरण में 29 अक्टूबर को मतदान होगा। वोटों की गिनती 1 नवंबर को होगी। इस चुनाव में करीब 11.36 करोड़ लोग मतदान करेंगे। भारत और पाकिस्तान के बीच आज हुई फ्लैग मीटिंग में सीमा पर संघर्ष विराम को फिर से लागू करने पर सहमति जताई गई। जम्मू कश्मीर के चकंदबाग में दोनों देशों की सेना के ब्रिगेडियर स्तर की बातचीत में सीमा पर शांति कायम करने पर सहमति बनी। सीमावर्ती इलाकों के 3 दिनों के दौरे पर गए गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने भी पाकिस्तान और चीन के साथ शांतिपूर्ण रिश्तों की वकालत की है। पाकिस्तान के अनुरोध पर सोमवार को जम्मू के चकंदबाग में दोनों देशों की सेना के बीच फ्लैग मीटिंग हुई। फ्लैग मीटिंग भारत के ब्रिगेडियर HS सरीन और पाकिस्तान के ब्रिगेडियर उस्मान के संयुक्त नेतृत्व में हुई। रक्षा मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया कि दोनों पक्षों ने फायरिंग पर नियंत्रण करने की जरूरत महसूस की है। इसके लिए वो आवश्यक कदम उठाने के लिए भी राजी हुए हैं। मैं तो यही चाहूंगा कि पाकिस्तान ऐसी पहल करे, अपनी तरफ से ऐसी पहल करे ताकि भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्ते अच्छे बन सकें, क्योंकि दोनों पड़ोसी देश हैं। मैं तो यही चाहूंगा कि पाकिस्तान ऐसी पहल करे। ये बैठक तकरीबन 1 साल के बाद हुई है। हालांकि इसी महीने अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर संघर्ष विराम को लागू करने के लिए BSF और पाकिस्तानी रेंजर्स के बीच भी बैठक हुई थी। इसमें भी दोनों पक्षों ने आत्मनियंत्रण से काम लेने की बात कही थी। इस बीच तनाव को देखते हुए गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान और चीन से लगे सीमा क्षेत्रों का दौरा किया। भारत अपने सभी पड़ोसी देशों से अच्छे रिश्ते चाहता है और अच्छे रिश्ते बन सकते हैं, लेकिन दोनों की तरफ से पहल होनी चाहिए। भारत सदैव पहल करने को तैयार है। गृहमंत्री राजनाथ सिंह 3 दिनों के इस दौरे में पाकिस्तान और चीन के साथ लगते सीमावर्ती इलाकों में रहेंगे और जवानों का हौसला बढ़ाएंगे। वो जम्मू कश्मीर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा, नियंत्रण रेखा और लद्दाख के चुमार इलाके में भी जाएंगे, जहां चीन के सैनिक भारतीय इलाके में गाहे बगाहे अवैध घुसपैठ करते रहते हैं। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अप्रैल से GST लागू होने का भरोसा जताया है। हांगकांग दौरे के आखिरी दिन उन्होंने निवेशकों को बताया कि भारत में कर की दरों को तर्कसंगत बनाने का काम जारी है। वित्त मंत्री ने कहा कि भारत में आर्थिक सुधार जारी रहेंगे और इस साल विकास दर 7.3% से ज्यादा रहने का अनुमान है। उन्होंने निवेशकों से ढांचागत परियोजनाएं, विनिर्माण और दूसरे क्षेत्रों में निवेश की अपील की। वित्त मंत्री के मुताबिक रक्षा समेत कई नए क्षेत्रों को विदेशी निवेश के लिए खोला गया है। दिल्ली में डेंगू का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। पिछले 1 सप्ताह में करीब 2000 नए मामले सामने आए हैं। डेंगू से अब तक 22 लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन सरकारी आंकड़ा सिर्फ 17 ही बताया जा रहा है। इस बीच हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को नोटिस जारी कर डेंगू पर खर्च का हिसाब मांगा है। दिल्ली के डेंगू क्लिनिक में मरीजों की तादाद बढ़ती जा रही है। महज 1 सप्ताह में राजधानी में 1919 मामले सामने आ चुके हैं। डेंगू से अब तक 22 लोगों की मौत हो चुकी है।
इस साल अब तक करीब 4000 लोग इसकी चपेट में आ चुके हैं। ये आंकड़े सरकारी अस्पताल के हैं, इसमें निजी अस्पताल शामिल नहीं है। सिर्फ आंकड़े पे जाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। दिल्ली में डेंगू के लिए पूरी तैयारी की गई है, पूरा कंट्रोल में है इस टाइम। और जहाँ तक है कुछ ऐसा भी है कि आपको पता है दिल्ली के आसपास के राज्यों में इतनी सुविधाएं डेंगू के इलाज के लिए शायद नहीं है, तो काफ़ी पेशेंट्स वहाँ से भी आ रहे हैं। पिछले 5 साल में राजधानी में डेंगू अपने सबसे भयानक रूप में उभर कर सामने आया है। सरकार पर डेंगू की रोकथाम का बजट कम करने का आरोप भी लगा है। इस मामले पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सरकार से सोमवार को जवाब मांगा। कोर्ट ने पूछा कि डेंगू की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से जवाब मांगा है कि जो 81 करोड़ रुपए डेंगू कंट्रोल प्रोग्राम के लिए जो सरकार ने एलोकेट करे थे, वो अभी तक एमसीडी को क्यों नहीं इन्होंने रिलीज करे हैं। दिल्ली सरकार ने अस्पतालों में बिस्तर बढ़ाने और फीवर क्लिनिक खोलने जैसे कदम उठाए हैं, लेकिन मरीजों की बढ़ती तादाद से ये नाकाफी साबित हो रहे हैं। अनु दीवान के साथ रविंद्र सिंह शरण, राज्यसभा टीवी। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने आज दिल्ली में हजरत ख्वाजा हसन निज़ामी के विचारों पर किताब का विमोचन किया। फारूक अर्गली ने हजरत ख्वाजा निज़ामी के विचारों को किताब की शक्ल दी है। हजरत ख्वाजा निज़ामी समाज सुधारक थे और उन्होंने हमेशा कौमी एकता का संदेश दिया। उपराष्ट्रपति भवन में हुए कार्यक्रम में कई मशहूर हस्तियों ने शिरकत की। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने हजरत ख्वाजा निज़ामी की शख्सियत को आदर्श करार दिया। उन्होंने दिल्ली के बहुत रंग देखे, मगर उसका असर उनके असासी उसूलों पे नहीं पड़ा। और वो असासी उसूल वो एक सिलसिले के उसूल थे, जिस सिलसिले से ये शहर अपनी जगह पे आज भी है। नेपाल में रविवार को विरोध प्रदर्शनों के बीच नया संविधान लागू कर दिया गया। अल्पसंख्यक मधेसी समूहों ने 7 प्रांतों के संघीय ढांचे को लेकर हिंसक प्रदर्शन किए हैं। हिंसा को देखते हुए 14 जिलों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प में एक शख्स की मौत भी हो गई, जबकि 3 लोग जख्मी हुए हैं। भारतीय विदेश मंत्रालय ने नेपाल में जारी हिंसा को राजनीतिक तरीके से हल करने की सलाह दी है। ये अलग अलग तस्वीरें नेपाल की हैं, जहां रविवार को जश्न और विरोध प्रदर्शनों के बीच देश का नया धर्मनिरपेक्ष संविधान लागू हो गया। नेपाली जनता समक्ष घोषणा गर्दछु। नई शासन व्यवस्था के स्वागत में जगह जगह राष्ट्रीय ध्वज फहराए गए। हजारों लोग काठमांडू की सड़कों पर उतर आए। दिल्ली में नेपाली दूतावास के बाहर भी लोगों ने नए संविधान का जश्न मनाया। I want to say a new introduction also. Before just were the highest peak Himalaya, the birthplace of blood with the now it's a place of the maybe the new kind of for the global peace. लेकिन वहीं नए संविधान के लागू होने के बाद नेपाल के दक्षिण तराई क्षेत्र में तनाव का माहौल है। नेपाल के विराटनगर, झापा, गौर, साप्तारी, सरलाही और जनकपुर जिले में मधेसी संगठनों ने नए संविधान का विरोध किया है। ये लोग देश को 7 प्रांतों में बांटे जाने से नाराज हैं। साथ ही इनका विरोध नेपाल को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाए जाने को लेकर भी है। हालात को देखते हुए 14 जिलों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। इन इलाकों में सेना ने फ्लैग मार्च भी किया। संविधान बनाने के समय इन लोगों ने हम लोगों के समझौता को लागू नहीं किया और बार बार ये लोग यही बात कर रहे हैं कि अब आइए और वार्ता कीजिए। तो अगर वो संविधान में ये लोग हमारे समझौता के तहत सुरक्षित कराए होते तो मुझे लगता है कि हम लोग सड़क पे हम लोगों को नहीं आना पड़ता। नेपाल के कई हिस्सों में हिंसा भड़कने की खबर पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने चिंता जताई है। राजनीतिक दलों ने भी मतभेदों को बातचीत के जरिए सुलझाने पर जोर दिया है। कुछ वर्ग जो कुछ मांगे छूट गई हैं, उनका समावेश भी नए संविधान में किया जाएगा, ऐसी आशा करते। मधेसी रहते हैं, उनकी कुछ समस्या है और मुझे उम्मीद है कि नेपाल सरकार उनसे बातचीत करके उसका रास्ता ढूंढेगी। इससे पहले रविवार को नए संविधान को नेपाली संसद के विशेष समारोह में राष्ट्रपति रामवरण यादव ने देश को समर्पित किया। नए संविधान में संघवाद और धर्मनिरपेक्षता को अपनाया गया है। इससे पहले 2008 में पहली संविधान सभा चुनी गई थी, लेकिन कई मतभेदों के कारण इसे भंग करना पड़ा। इसके बाद 2013 में दूसरी संविधान सभा का गठन हुआ, जिसके बाद नए संविधान पर सहमति बनी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।
और अंतर्राष्ट्रीय खबरों में ग्रीस में फिर से अलेक्सिस सिप्रास की सत्ता में वापसी का रास्ता साफ हो गया है। सिप्रास की वापसी से देश में आर्थिक सुधारों के तेज होने की खबरें भी आ रही हैं। सिप्रास की जीत के साथ ही ग्रीस को कर्ज देने वाले देशों ने भी राहत की सांस ली है। ग्रीस के लोगों ने एक बार फिर पूर्व प्रधानमंत्री अलेक्सिस सिप्रास पर भरोसा जताया है। सिप्रास की वामपंथी सिरिजा पार्टी वहां सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। इन चुनावी नतीजों से खुद चुनाव जानकार भी हैरान हैं। The outcome of the election is somewhat of a surprise. Nobody would have thought that Syriza would be that much ahead of the main contestant, the conservative Nea Demokratia. सिप्रास की सिरिजा पार्टी को कंजर्वेटिव न्यू डेमोक्रेसी पार्टी के 28% के मुकाबले 35% से भी ज्यादा मत हासिल हुए हैं। दक्षिणपंथी गोल्डन डाउन पार्टी तीसरे स्थान पर रही। सिप्रास ने देश में नई सरकार के गठन को प्राथमिकता बताया है। Και αισθάνομαι σήμερα δικαιωμένος, γιατί ο ελληνικός λαός έδωσε μια καθαρή εντολή. वहीं न्यू डेमोक्रेसी के नेता वांगेलिस मिम्राकिस ने हार स्वीकार कर ली है। ग्रीस में पिछले 6 सालों में ये 5वां चुनाव है। इस साल ये दूसरा मौका है जब कर्ज संकट से जूझ रहे ग्रीस के लोगों ने आम चुनाव में हिस्सा लिया। 20 अगस्त को यूरोपीय यूनियन के साथ आर्थिक मुद्दों पर सहमति नहीं बनने के बाद सिप्रास ने इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद फिर से चुनाव कराने पड़े। सिप्रास के सामने एक बार फिर ग्रीस को आर्थिक संकट से निकालने की चुनौती होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और सऊदी अरब में हज की पवित्र रस्म शुरू हो गई है। दुनिया भर से लाखों की तादाद में पहुंचे ज़ायरीन मक्का से मीना के लिए रवाना हो रहे हैं, जहां वो कल खास इबादतें करेंगे। प्रशासन ने हज ज़ायरीन के लिए मीना में सुरक्षा के खास इंतजाम किए हैं। सुरक्षा के लिए 1 लाख सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं। इस बार करीब 1.5 लाख भारतीय हज के लिए सऊदी अरब गए हैं। मक्का की मस्जिद पर क्रेन हादसे में 11 भारतीयों समेत 107 लोगों की मौत के बाद प्रशासन खास एहतियात बरत रहा है। तो इसी के साथ अभी के लिए इतना ही, लेकिन जाते जाते आप जरूर देखिए देश और दुनिया की कुछ और अहम खबरें। नमस्कार। सुप्रीम कोर्ट ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़ी फाइलों को सार्वजनिक करने की याचिका को खारिज कर दिया है। याचिका में नेताजी के दस्तावेजों को सार्वजनिक करने के लिए केंद्र को आदेश देने का आग्रह किया गया था। पूर्व कोयला राज्य मंत्री DN राव ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को सम्मन भेजने के लिए मधु कोड़ा की याचिका का समर्थन किया है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा ने मनमोहन सिंह को कोयला घोटाला मामले में आरोपी बनाने की याचिका दाखिल की थी। सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा में पंचायती राज कानून में किए गए बदलाव पर लगी रोक को हटाने से इनकार कर दिया है। हरियाणा सरकार ने राज्य में पंचायती चुनाव में उम्मीदवार का 10वीं पास होना अनिवार्य कर दिया था। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में पिछले 9 दिनों से एक निर्माणाधीन सुरंग में फंसे 3 मजदूरों में से 2 मजदूरों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। तीसरे मजदूर की तलाश अब भी जारी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा है कि सरकार शिक्षा मित्रों की हर संभव मदद करेगी। राज्य में शिक्षा मित्रों की बहाली रद्द करने के हाईकोर्ट के फैसले के बाद से शिक्षा मित्र प्रदर्शन कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र के वाम नेता गोविंद पंसारे की हत्या के आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। SIT ने इस मामले में सनातन संस्था के 2 और सदस्यों के शामिल होने की पुष्टि की है। उत्तर प्रदेश में फुटपाथ पर बैठे बुजुर्ग टाइपिस्ट के साथ दुर्व्यवहार करने वाले दरोगा को सस्पेंड कर दिया गया है। इसके बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने टाइपिस्ट को 1 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। सरकार ने राज्य के 23 IAS और 42 IPS अधिकारियों का तबादला किया है। इसमें कई जिलों के डिविजनल कमिश्नर, जिला अधिकारी, SSP और SP शामिल हैं। बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन की बादशाहत सोशल मीडिया पर भी कायम है। ट्विटर पर उनके फॉलोअर्स की संख्या 17 मिलियन पर पहुंच गई है। वो शाहरुख, आमिर और सलमान से काफी आगे चल रहे हैं। सोमवार को शेयर बाजार में मामूली गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स 26 अंक गिरकर 26,193 अंकों पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 5 अंकों की गिरावट के साथ 7,977 अंकों पर बंद हुआ।